हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3.2 ए के अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सारे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस है, तो देखना है कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सभी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका होता है कि उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x प्लस sin 4x dx, ठीक है। तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ला सकते हैं बेटा, तो आपको दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। दैट इज वी कैन यूज cos c minus cos d इन द न्यूमरेटर एंड sin c plus sin d इन द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर के अंदर मैं cos c minus cos d का फॉर्मूला अगर यूज करता हूँ तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, that is 4x minus 3x by 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2 टाइम्स sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है, dx। सो sin c plus sin d का फॉर्मूला आपको मिल रहा है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। सो 2 कैंसिल हुआ, सो ये क्या बनता है अल्टीमेटली sin of 7x by 2 sin of 7x by 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आपको मिल रहा है sin x by 2, ठीक है। 4x में से 3x चला गया तो x बचा, सो sin of x by 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास बचा रहेगा cos of minus x by 2 dx। सो cos of minus थीटा होता है cos थीटा, सो cos of minus रहो या मतलब cos of minus x by 2 और cos of x by 2 दोनों सेम है, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो tan x by 2। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log of sec x, log of mod of sec x, ठीक है। सो tan को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा log of mod sec x by 2, ठीक है, प्लस c। अब आपने tan का इंटीग्रेशन लिख दिया, अब x का कोएफिशिएंट क्या है उससे आपको डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। सो x का कोएफिशिएंट है 1/2, सो 1/2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। सो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स log of mod sec x by 2 प्लस c, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन, हम लोगों ने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप लोग पॉज करके लिखते जाना है आपको, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलूंगा। अभी सेकंड वाला फंक्शन लिखेंगे, लेट आई बी इक्वल्स टू cos x by sin of x minus a into dx। so this is equals to, इसको आप लोग लिख सकते हो cos of x minus a प्लस a डिवाइडेड बाय sin of x minus a। यहां पर आप देखिए, देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आप अगर इसको देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करने में कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, मतलब किस जगह पर सब्स्टिट्यूशन करें जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उससे अच्छा ये है कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपको cos x दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस a प्लस a। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि मुझे इसको एक साथ कंसीडर करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस a एंगल है जिसका मुझे कैंसिलेशन में फायदा हो सकता है, ठीक है। सो आप x को लिख सकते हो x माइनस a प्लस a, सो a विल गेट कैंसिल और x बचा रहेगा। सो दिस इज cos ऑफ a प्लस b है मेरे पास, सो आप इसको लिख सकते हो cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये एडजस्टमेंट किया है, इसको ध्यान में रखना है। तो आप अभी न्यूमरेटर को लिख सकते हो cos ऑफ a प्लस b के लिए cos a cos b, दैट इज cos ऑफ a माइनस cos a cos b, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस sin a sin b, और डिनोमिनेटर में आपके पास मिलेगा sin ऑफ x माइनस a इनटू dx। सो अब हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा cos ऑफ x माइनस a
इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए dx माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए dx। साइन ए है यहाँ पर, साइन ए dx है। तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हुआ, तो cos ए तो कांस्टेंट है बेटा, तो cos ए को बाहर ले सकते हैं। cos ए कांस्टेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए dx x है, सो x के अलावा जो भी दिखता है वो सभी कांस्टेंट होता है जब आप लोग इंटीग्रेट करते हो, जैसे डेरिवेटिव में होता है वैसे होता है। तो इस इंटीग्रैंड में जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके अलावा, उस वेरिएबल के अलावा जो भी दिखता है इंटीग्रैंड के अंदर, उसके अलावा वो सारा कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। और अगर वो कांस्टेंट है तो आप उसको इंटीग्रल साइन के बाहर ले सकते हो। सो cos ए को आपने बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? cot ऑफ x माइनस ए dx, यहां पर बचा रहेगा sin ए dx, ठीक है। cos ए कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सो cot का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin, log ऑफ mod ऑफ sin। सो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ mod x माइनस ए माइनस sin ए तो कांस्टेंट है, सो sin ए इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c। सो ये था बेटा सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं है? चलिए ठीक है, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी, आप लोग इसको लिख सकते हो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, लेट साइन ऑफ x माइनस a cos ऑफ x प्लस b इंटू dx ठीक है, साइन ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस b। हमें इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। क्या कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है जैसे पहले किया था इस वाले एग्जांपल के अंदर, जैसे एडजस्टमेंट किया था, क्या वैसे कुछ एडजस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं? तो देखिए इस वाले को देखना है आपको, इस एंगल को देखना है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या न्यूमरेटर का एंगल में कोई एडजस्टमेंट किया जा सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ x प्लस बी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपको x माइनस ए की जगह पर आपको ये रिप्लेसमेंट करना है। सो x माइनस ए तो एज इट इज रहना चाहिए, है ना। तो आप लोग इसको लिख सकते हो b प्लस ए। तो आप देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन से जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस बी और b कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से इसको लगेगा तो x माइनस ए बचा रहेगा। दैट मींस वी हैव रिप्लेस्ड x माइनस ए बाय दिस एडजस्टमेंट। और इससे फायदा क्या होगा? देखो आपका नीचे का एंगल x प्लस बी के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर भी एंगल x प्लस बी के फॉर्म में मिला, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस बी इनटू dx, ठीक है। सो ये बन गया आपका sin ऑफ a माइनस b, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो sin a cos b, sin a इनटू cos b दैट इज b प्लस a माइनस cos a इनटू sin b, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास डिनोमिनेटर में है cos ऑफ x प्लस b इंटू dx। अब आप लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करो तो आपको मिलेगा sin ऑफ x प्लस b इंटू cos ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस b इंटू dx माइनस sin ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस b इंटू dx। तो बेटा अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अच्छा ये साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, ये कॉस कॉस कैंसिल होने वाला है, तो हम लोग कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करें? थर्ड वाला सॉल्व करें, तो थर्ड को हटा सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? न्यूमरेटर में साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स। कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये p प्लस ए है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? tan ऑफ x प्लस बी बच रहा है इंटू कॉस ऑफ b प्लस ए इंटू डी एक्स है, माइनस यहाँ पर साइन ऑफ b प्लस ए है इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट
कॉस ऑफ बी प्लस ए कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लेना चाहता हूँ, बाहर लूंगा क्योंकि अंदर कोई काम नहीं है, और अंदर बचेगा tan ऑफ x प्लस बी। तो tan ऑफ x प्लस बी का इंटीग्रल क्या होता है? तो tan का इंटीग्रल होता है log ऑफ मॉड सेक, तो इसका इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे log ऑफ मॉड सेक ऑफ x प्लस बी। ठीक है, अब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब sin ऑफ b प्लस ए कांस्टेंट है बेटा, कैसे कांस्टेंट है? तो एंगल की तरफ देखिए, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो x से रिलेटेड इसके अंदर कोई भी एंगल नहीं है, तो sin ऑफ b प्लस ए कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? उसको सिर्फ उस वेरिएबल के से मल्टीप्लाई करना होता है, सो माइनस साइन एज इट इज, और इसका इंटीग्रल आएगा x टाइम्स sin ऑफ b प्लस ए प्लस c। ठीक है, सो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया है ये वाला। ठीक है, सो ये बना, आप इसको लिख सकते हो, मैं फोर्थ वाला अभी डिस्कस करूंगा। सो फोर्थ का है 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये फिफ्थ वाला है। ठीक है, ये हट गया था। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्या दिमाग लगाया जा सकता है? देखिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है क्या? सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना चाहिए जिससे फायदा हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से काम बचना चाहिए हमारा, है ना? तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऊपर और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं, देखो ये कैसे समझ में आता है कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है? सो दिस इज द एक्सपीरियंस बेटा। ये तो आप जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको देख के समझ में आता है यार ऐसे करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं ऊपर और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं, तो 1 को डिवाइड किया तो 1 बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय इस वाले टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूं, sin x into cos x बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, इनटू dx। सो cos स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक cos कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin बाय cos tan प्लस 2 dx। सो tan x की जगह पर क्या रखेंगे आप? पुट tan x इज इक्वल्स टू t। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा क्या? वी गेट tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। बेसिकली हम लोग इसको tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x लिखते हैं और t का डेरिवेटिव dt बाय dx लिखते हैं। dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर x dx dt बन गया और tan x की जगह पर आएगा t। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय tan x की जगह पर आता है t प्लस 2 और sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। सो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा बेटा? log ऑफ मॉड t प्लस 2 प्लस c। सो t की जगह पर आप क्या लेंगे? आपने सब्स्टिट्यूशन किया था tan x का, सो tan x प्लस t बन जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपका फाइनल आंसर। तो कभी कभी आप लोगों को इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, है ना, कि क्या सब्स्टिट्यूशन करके कैसे लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप लोग लिख सकते हो पॉज करके। सो 5 के अंदर फंक्शन है आपका sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 टाइम्स cos x dx। अब ये बेटा पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड अप्लाई करनी है, यूज करनी है। ठीक है, तो कौन सा टाइप है वो, तो मैं आपको यहाँ पर टाइप लिखवा देता हूँ। लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा, बल्ब जलेगा अभी, फिर भी दिख रहा है। चलिए लाइट आ जाएगी वापस। सो स्पेशल टाइप है बेटा, कौन सा टाइप है? अगर आपका दिया हुआ फंक्शन इस फॉर्मेट में होता है, मैं देखो अब यहां से आगे क्या होगा, हम लोगों को फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा है। तो अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो बेसिक चीज बन गई, ये बेसिक टूल बन गया है हमारे लिए। लेकिन
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज तो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि दिया हुआ फंक्शन कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में है क्या, और उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसी मेथड है जिसको अप्लाई करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर ये फंक्शन देखेंगे तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर टूल है जिसका यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पर्टिकुलर मेथड है, कैसा मेथड है देखिए। सो इसको मैं टाइप बोल देता हूँ, कोई ना कोई आप टाइप 1 बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर टाइप बोलिए। टाइप 1 बोलूंगा तो फिर ध्यान में रखना पड़ेगा नेक्स्ट कौन सा टाइप है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे टाइप देखने हैं, तो अच्छा है कि कुछ अलग टाइप है, इसको स्पेशल ऐसे कुछ लिख देना। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट, a sin x plus b cos x डिवाइडेड बाय c sin x plus d cos x, ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मेट है, इनटू dx। अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो कुछ बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखा ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन कॉस, ये आगे पीछे हो सकते हैं, पहले कॉस दिया रहेगा बाद में साइन, एंड एबीसीडी आर जस्ट द कोएफिशिएंट्स। सो एबीसीडी की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस फॉर्मेट ध्यान में रखिए कि साइन रेशियो है, कॉस रेशियो, दोनों का एडिशन है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस भी हो सकता है, सिर्फ साइन भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 हो जाता है तो आपके पास b cos x by c sin x plus d cos x ऐसे भी आ सकता है। तो ये वेरिएशन से इसको ध्यान में रखेंगे। तो मतलब कभी कभी एग्जांपल में ऐसे भी हो सकता है कि b cos x है और डिवाइड में sin cos है। तो अगर आपको पहचानना कैसे है, अगर आप मियर सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो और उससे अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब ऐसी सिचुएशन में आपको सोचना है कि भैया ये कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका फंक्शन अगर इस टाइप में है या फिर एक्सपोनेंशियल में भी ये टाइप मिलता है आपको, जैसे कि a e raised to x plus b डिवाइडेड बाय c e raised to x plus d dx, ठीक है, ये भी एक टाइप है। अब ये टाइप क्या कहता है कि आपके पास एबीसीडी 4 नंबर है, एडिशन के फॉर्म में है, और एक कोएफिशिएंट को e raised to x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन होता है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको न्यूमरेटर को लिखना है, चाहे फंक्शन इस टाइप में हो या फिर इस टाइप में हो, आपको क्या लिखना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो भी रहेगा इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर। समझ रहे हो बात को, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो, हम लोग न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, चाहे आपका फंक्शन इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो। न्यूमरेटर का मतलब मैं इसके बात कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, या फिर आपका फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में है तो दिस न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल में देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, आप लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल बोल रहे हो, लेकिन मतलब आप पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो। कैसी, आप न्यूमरेटर को इक्वल बोलना चाहते हो सम नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस सम नंबर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस सिचुएशन में आपका न्यूमरेटर इक्वल होने के लिए आपको a और b का वैल्यू निकालना होता है। मतलब है कि आपका न्यूमरेटर ऐसे तरीके से इक्वल कब बनेगा, तो कोई स्पेशल वैल्यू है a और b का, उस जब आपका a और b का वैल्यू वो मिलेगा उसी समय में वो इक्वेट हो सकता है। तो देखो आपको बस ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है, आगे हम ये कैसे आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं, बढ़ाना है, ये मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपका जो फंक्शन दिया है ये, सो दिस इज इन द पर्टिकुलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये, a sin x plus b cos x c sin x plus d cos x, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, न्यूमरेटर दैट इज sin x plus 2 cos x is equals to a into डिनोमिनेटर
चलिए मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। हम इसको लिखने वाले हैं न्यूमरेटर इज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, साइन x प्लस 2 टाइम्स कॉस x, a इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस b इंटू, आपने क्या किया, न्यूमरेटर लिखा, a इंटू डिनोमिनेटर लिखा 3 sin x प्लस 4 cos प्लस आपने b लिखा। अब आपको d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का मैं डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूँ। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, अच्छा पहले डिनोमिनेटर लिखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखना होगा 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3a sin x प्लस 4a cos x इज इक्वल टू, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। सो 3a sin x प्लस 4a cos x, आप इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3b cos x माइनस 4b sin x। अब बेटा sin x वाले टर्म और cos x वाले टर्म्स को इकट्ठा लेंगे, तो sin x वाला टर्म है, ये sin x वाला टर्म है। सो 3a माइनस 4b इंटू sin x प्लस 4a प्लस 3b इंटू cos x। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे बेटा, सो लेफ्ट में आपके पास sin x प्लस 2 cos x है, और राइट में भी आपके पास sin समथिंग इंटू sin x प्लस समथिंग इंटू cos x है। अब ये दोनों भी साइड्स इक्वल दिए हैं, इसका मतलब क्या, साइन का कोएफिशिएंट जो भी है वो इसके साथ में इक्वल होना चाहिए, और cos का कोएफिशिएंट जो भी वो इसके साथ में इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 3a minus 4b is the coefficient of sin x and this must be equals to sin x, लेफ्ट हैंड साइड के sin x के कोएफिशिएंट से, दैट इज 1 and also 4a plus 3b this is equals to 2। ठीक है बेटा, अब इसको रीजन क्या आएगा, सिंस बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सिंस बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग इसको लिख रहे हैं। अब हमें a और b के वैल्यूज निकालने हैं, जिसके लिए हम लोग ये लिख सकते थे, है ना, हम लोग a और b का अभी वैल्यूज लिखेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और उससे जो भी a और b के वैल्यूज मिलेंगे हमें, उसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं फाइनली कि हम लोग न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बेसिकली हमें न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लिखना है, और ये जायज होने के लिए, क्योंकि देखो न्यूमरेटर अकेला इन सबसे बराबर कैसे हो सकता है, तो ये बराबर होने के लिए आप a और b का सही वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बार आपने न्यूमरेटर की जगह इसको रिप्लेस कर दिया तो 2 मिनट में आपका इंटीग्रल निकलने वाला है। लेकिन इसकी जगह पर इसको लिखना कितना जायज है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप a और b का सही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a और b का आप लोग वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको सॉल्व किया, साइन और कॉस के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया। अब आपको तो मिले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। सो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो ये तो पर्टिकुलर टाइप का लीनियर इक्वेशन है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो चुके हैं, तो एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन करके कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करेंगे। तो चलिए ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या मिलेगा आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 8। सो दोनों को ऐड करेंगे तो 12b कैंसिल हुआ, और 16 और 10 26 बनते हैं, सो 25a इज इक्वल टू 11। सो a इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 11/25। सो a का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, विच इज 11/25। अब हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके b का वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं b का वैल्यू निकालता हूँ, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 1, ये मेरे पास इक्वेशन था 3a माइनस 4b ओरिजिनल इक्वेशन। a का वैल्यू मेरे पास है 3 इंटू 11/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 1। सो 4b को मैं इधर लेके जाता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ। उससे पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा 33/25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4b। ठीक है, अब बेटा 33/25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
8/25 विच इज इक्वल टू 4b। सो 4 2 सा 8, तो b का वैल्यू आपको मिल रहा है 2/25। तो a का वैल्यू आपको मिला, b का वैल्यू आपको मिला। अब a और b का वैल्यू हम लोग ये जो हमने लिखने की कोशिश की थी ना, ये इसमें a और b का वैल्यू रखते हैं और फिर दिए हुए इंटीग्रल में न्यूमरेटर की जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे। सो फाइनली हमें ये चाहिए था क्या कि हम लोग न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लिखे, ऐसे लिखकर हम a और b का वैल्यू निकाल के इसके अंदर रखें और फिर हम लोग ओरिजिनल फंक्शन में न्यूमरेटर की जगह पर इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो a का वैल्यू क्या आया था मेरा, शिट मैंने हटा दिया। a का वैल्यू क्या आया था, b का वैल्यू 2/25 आया था। a का वैल्यू क्या था, शिट अभी देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, a का वैल्यू 11/25 आया था और b का वैल्यू मेरे पास है 2/25। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, a का वैल्यू है 11/25 इंटू दिस इज 3 sin x। ये तो डिनोमिनेटर है ना आपका, ठीक है चलिए कोई भी लिखेंगे। प्लस b का वैल्यू कितना आया बेटा 2/25 इंटू d/dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब हम लोग दिए हुए फंक्शन में इसको रिप्लेस करते हैं। सो देयरफॉर i दैट इज गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू sin x प्लस 2 cos x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये हमारा न्यूमरेटर था जिसकी जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने इसको रिप्लेस करने चाहा है यहाँ पर। सो 2/25 इंटू d/dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। आपके पास डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर है 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो डिनोमिनेटर सेपरेट करो, इस कांस्टेंट को बाहर ले रहा हूं। 11/25 ये पास है मेरे 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये 2/25 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिया। न्यूमरेटर में मेरे पास है d/dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x दैट इज डिनोमिनेटर है ये, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, दिस इज इनटू dx है। तो आप अगर देखेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास 11/25 इंटीग्रल ऑफ 1 dx है प्लस 2/25 आपके पास क्या है, नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। कुछ याद आता है पर्टिकुलर फॉर्म, कौन सा वाला, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx वाला फॉर्म। तो इसके अंदर क्या होता है, नीचे दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऊपर है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ mod f of x प्लस c। ठीक है, तो 11/25 इंटीग्रल ऑफ 1 dx है आपके पास 2/25। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब आप यहाँ पर आप सीधा इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखता हूं मैं। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको हटा दो, अभी आप लोग लिख सकते हो इसको I is equal to 11/25 x plus 2/25 into log of mod डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये वाला यूज करेंगे ना हम, log ऑफ डिनोमिनेटर। सो log ऑफ mod 3 sin x plus 4 cos x plus c। देखो आप अगर इस एग्जांपल को, इस टाइप को आप अगर गौर से देखेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा सारा खेल सिर्फ a और b के वैल्यू निकालने तक का है। एक बार आपको a और b का सही वैल्यू मिल जाता है तो खेल खत्म है। कैसे, क्योंकि आगे फिर सॉल्व करने जैसा कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ये ढांचा ही कुछ ऐसा है कि आप एक बार न्यूमरेटर को इस क्वांटिटी से रिप्लेस करते हो तो पहले टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और दूसरे टर्म में कंपलसरी ये रिजल्ट यूज होने वाला है। मतलब इसके बाद का जो रिजल्ट है वो आप ओरली भी बता सकते हो। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, a और b का सही वैल्यू निकालना। एक बार a का वैल्यू सही निकला, क्योंकि देखो जो भी a का वैल्यू आएगा उसको x लगा देने से पहला टर्म मिलने वाला है इंटीग्रेशन का। अब दूसरी चीज क्या होने वाली है, जो भी b का वैल्यू है उसको log ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है a और b का वैल्यू सही निकालना।
तो जो हमने इस फॉर्मेट में किया है वही हमें एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड भी करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे ख्याल से ये 5th क्वेश्चन था ना। चलिए आगे का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बेटा, तो लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 + 3 tan x। कुछ चांसेस दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के। अरे भैया किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे और करके क्या फायदा होगा ये बताइए। तो किसी भी जगह पर सब्स्टिट्यूशन किया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमने फॉर्म देखा ना a sin x + b cos x वाला, ये है फॉर्म लेकिन दिख नहीं रहा, छिपा हुआ है। कैसे देखिए, इसको उगाड़ना पड़ेगा। 1/2 + 3 tan x को आप लिखेंगे sin/cos into d। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 cos x + 3 sin x डिवाइडेड बाय cos x, सही है, into dx। आगे बढ़ेंगे, cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो cos x डिवाइडेड बाय 2 cos x + 3 sin x dx। ठीक है, अब आप देखो इसको, ये फॉर्मेट है बेसिकली, बस ऊपर क्या है, sin x वाला टर्म एब्सेंट है, तो sin x का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। देखो अगर इस सिचुएशन में आप अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हो सही तरीके से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको वो वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो करना क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखना है, सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू दैट इज cos x। अब मैं सीधा थोड़ा सा जाऊंगा क्योंकि हमें अब पहले एग्जांपल में मैंने डिटेल में बताया है। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a * डिनोमिनेटर, सो मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिखता हूं प्लस b। अच्छा मुझे डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन करने हैं ना। सो a * डिनोमिनेटर मतलब 2a cos x + 3a sin x एंड प्लस b * d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। सो मैं सीधा इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं। cos x का डेरिवेटिव आता है -sin x, सो -2 sin x एंड प्लस 3 cos x। ठीक है, अब हम लोग 2a cos x + 3a sin x है मेरे पास, -2b sin x + 3b cos x। ठीक है, अब हम लोग cos वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, सो 2a + 3b cos x एंड sin x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, दैट इज 3a - 2b sin x। ठीक है बेटा, अब इससे फायदा क्या होगा, अब आप इसको लेफ्ट के साथ में इक्वेट करो cos x से। सो यहाँ पर तो sin x का टर्म है नहीं, अगर होता तो 0 कोएफिशिएंट है ना, क्योंकि sin x का टर्म है नहीं इसलिए sin x का कोएफिशिएंट 0 लेंगे, इसलिए यहाँ पर sin x को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, मतलब sin x के कोएफिशिएंट को। सो जब आप कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हो, अब मैं ऊपर का हटा दूंगा, ठीक है। सो जब हम लोग कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो 2a + 3b आपको मिलेगा 1, cos x का कोएफिशिएंट है 1 मिलेगा, एंड 3a - 2b = 0, दैट इज 3a = 2b, ये आपको मिल रहा है ना। सो 3a = 2b आपको मिला है। आप लोग a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b लिख के सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, लेकिन नहीं, रहने दो, ऐसे ही करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, क्योंकि b का साइन अपोजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा 4a + 6b = 2, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से किया है तो इसको 3 से करेंगे, सो 9a - 6b = 0, सो दिस इज इक्वल टू 6b कैंसिल, सो 13a = 2 मिल रहा है। सो a का वैल्यू आपको मिलेगा 2/13, a का वैल्यू मिला आपको 2/13, सो b का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से, आसान नहीं है, 3a - 2b = 0 है, सो a का वैल्यू रखेंगे 2/13, सो 3 × 2/13 - 2b = 0, सो 13 मिलेगा कैंसिल, सो 2 = 2b को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा 1। फाइनली a और b का वैल्यू हमें मिल चुका है। सो एक बार a और b का वैल्यू मिला तो काम तमाम है। कैसे, देखिए a का वैल्यू रहने देता हूँ, b का वैल्यू रहने देता हूँ, बाकी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखना कैसे इसको लिखेंगे। सो दिए हुए इंटीग्रल को, न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अरे हमारा न्यूमरेटर था ना, कहाँ गया, अच्छा चलिए, क्या था न्यूमरेटर में, cos x था, तो cos x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a × डिनोमिनेटर, सो a × डिनोमिनेटर, सो ये क्या है मेरे पास, a है 2/13 × डिनोमिनेटर, इसको d⁻r प्लस b है मेरे पास 1 × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर,
और यहाँ पे डिनोमिनेटर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है, और ये dx है और ये dx है, तो करो अब इंटीग्रेट इसको, सिंपल है। यहाँ पे क्या था 2/13, सो 2x/13 आएगा इसका इंटीग्रल, और यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या बनेगा log ऑफ प्लस log ऑफ, डिनोमिनेटर क्या था बेटा, डिनोमिनेटर में क्या था 2 cos x था, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 3/13 log ऑफ 3/13 log ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। अच्छा, कुछ b के वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे, b का वैल्यू 3/13 आता है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, a का वैल्यू सही है मतलब b का वैल्यू भी सही आना चाहिए, मैंने इक्वेशन में कुछ गड़बड़ किया था, क्या होना चाहिए था, अब पूरा गया, अब आप लोग इसको ढूंढो, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर से करते बैठूंगा तो देखो माइनर मिस्टेक हो गया होगा कुछ ना कुछ, a का वैल्यू सही है b का वैल्यू गलत आ रहा है, तो b का वैल्यू सही है, मैं बता देता हूँ आपको b का वैल्यू क्या आता है, b का वैल्यू 3/13 आता है, सो b का वैल्यू 3/13 आ रहा है, मतलब जो हमने इक्वेशन लिया था उसी में कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको करेक्ट करना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है मेरे पास अभी, टाइम में देख लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 7, है ना, तो अभी 7 को इसी टाइप से हमें यूज करके सॉल्व करना है। सो 7th के अंदर 7th में आपको क्या दिया है 4 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको हमें, ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जैसे a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्मेट था उसी तरीके से ये वाला भी फॉर्मेट है, तो इसको हमें लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू दैट इज 4 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 टाइम्स e रेस टू एक्स माइनस 5, so this is equals to 2a e raised to x minus 5a plus b into 2 times e raised to x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ये तो और आसान होता है, इसके अंदर एक वेरिएबल ही चला जाता है ना, तो ठीक है। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आया 0 आया, सो दिस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही बचा है। अब आप लोग e रेज़ टू x वाले टर्म्स को इकट्ठा करो क्योंकि आपको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, सो e रेज़ टू x वाले टर्म को इकट्ठा किया तो 2a प्लस 2b, e रेज़ टू x को कॉमन निकाला 2a प्लस 2b बचा माइनस 5a है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास है 4 टाइम्स e रेज़ टू x माइनस 25, आप दोनों साइड के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस 5a, ये कांस्टेंट इक्वेट करेंगे आप माइनस 25 से, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 25, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है 5, a का वैल्यू 5 मिला तो इसके अंदर रखेंगे। देखो ये e रेज़ टू x वाला और भी सिंपल होता है क्योंकि इसके अंदर एक आपका वेरिएबल चला जाता है, सिंपल का मतलब है कि आपके कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं क्योंकि एक वेरिएबल अपने आप हट जाता है ना, तो a का वैल्यू 5 इसके अंदर रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 टू 10 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, सो 2b का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 6, सो b का वैल्यू आपको मिल रहा है माइनस 3, तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू माइनस 3, एक बार a और b का वैल्यू आपको मिल गया तो काम बन गया। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी a और b का वैल्यू मुझे मिला है तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू माइनस 3, अब मैं देखो कैसे लिखता हूँ इसको। सो मेरे पास दिए हुए फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिख रहे हैं a इंटू डिनोमिनेटर, सो a का वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर को हम कैसे लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, सही है, और डिवाइडेड बाय होता है डिनोमिनेटर और dx। सो a का वैल्यू है मेरे पास 5 इंटू डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx प्लस b का वैल्यू मेरे पास माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx। चलो a और b का वैल्यू लिखा है, इसका काम तमाम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 5 इंटू आएगा 5x माइनस 3 कांस्टेंट इसको बाहर लिया और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा log ऑफ मॉड, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, सो log ऑफ मॉड 2 टाइम्स e रेज़ टू x माइनस 5 प्लस c, ठीक है। तो ये और भी आसान है बेटा, बस मैंने आपको कहा था ना इस टाइप के अंदर बस आपको a और b के वैल्यू सही निकालने हैं, वो निकाल दिए तो a इंटू मतलब ax आपका इंटीग्रल है पहले टर्म का, जब फाइनल इंटीग्रेशन निकलेगा दैट विल बी ax प्लस b log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। मैं इसका वैल्यू चेक करता हूँ, 5x माइनस 3 टाइम्स log ऑफ
और 2 e raised to x minus 5 प्लस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा काम दे देता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन है ये, है ना। अगर मतलब कुछ मैं अगर आपको होमवर्क के लिए दे दूँ इसके अंदर से तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, 8th और 9th बिल्कुल इसके तरीके से है। तो आप बिल्कुल यही वाला मेथड अप्लाई करके 8th और 9th को सॉल्व करके देखना, आ जाएगा। मैं आगे के क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू d बाय dx और डिनोमिनेटर लिखना है और कोएफिशिएंट को इक्वेट करके a और b के वैल्यू निकालो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पर जो हम लोगों ने टाइप देखा था कैसा होता है इस टाइप के अंदर हमारा, अगर आपको फंक्शन उस टाइप के दिखा तो आपको क्या करना है ये हम लोगों ने अभी बताया। अब हमारे पास 10th के अंदर फंक्शन दिया है cos रेज़ टू 8x इनटू cot x dx। ठीक है, अभी ये फंक्शन दिया है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसी पर्टिकुलर टाइप में भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँ। तो क्या मैं कहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे सोचना है, क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये cos रेज़ टू 8x दिख रहा है आपको, इनटू यहाँ पर cot x दिख रहा है, तो क्यों ना cot x को cos बाय sin लिखा जाए। इससे फायदा क्या होगा, sin x की जगह पर अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इनटू dx बन जाएगा dt और ये बन जाएगा t। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, देखिए दिस इज इक्वल टू cos रेज़ टू 8x है तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x होल रेज़ टू 4 इनटू cos x बाय sin, सही है, इनटू dx। फिर आप cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x होल रेज़ टू 4 इनटू cos बाय sin dx। अब आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, पुट sin x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा आपको, sin x का डेरिवेटिव मिलेगा cos x which is equals to dt by dx। so cos dx जब लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो dt है ना, तो cos x dx बन जाएगा dt, sin x के ऊपर t आ रहा है आपके। तो चलिए देखते क्या हो सकता है। सो पॉज करके लिख लो, मैं ऊपर का हटा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन sin x के ऊपर t, so integral of 1 minus t square whole raised to 4 into cos x dx बन जाएगा dt और sin x के ऊपर t, so this is dt। ठीक है बेटा, अब इसका मुझे एक्सपांशन करना है, किसका एक्सपांशन करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का, है ना। तो या तो आप इसका एक्सपांशन कर सकते हो या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, अगर मान लीजिए टी को अंदर ले लेते हैं, टी को अंदर लेंगे तो क्या होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होगा फायदा, क्योंकि अगर टी को अंदर भी ले लेते हो तो फर्स्ट टर्म में गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपांशन तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे एक्सपांशन, तो पास्कल ट्रायंगल यूज करो। पास्कल ट्रायंगल कैसे होता है बेटा, फोर्थ पावर निकालना है ना, कोएफिशिएंट्स होते हैं, देखो 1 1 है ना, यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा 1 1 1 आए यहाँ पर, 1 प्लस 2 आएगा 3 यहाँ पर, 2 प्लस 1 आएगा 3 यहाँ पर और लास्ट में आएगा 1, फिर 1 यहाँ पर आएगा, 3 प्लस 1 आएगा 4, 3 प्लस 3 आएगा 6, 3 प्लस 1 आएगा 4 और लास्ट में आएगा 1। तो जब आपके पास ये किसका एक्सपांशन, ये कोएफिशिएंट किसके हैं, जब a प्लस बी रेज़ टू 1 है तब a और b के कोएफिशिएंट ये है। जब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब a प्लस बी क्यूब है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जब a प्लस b रेज़ टू 4 है तब क्या करेंगे, देखो ये पास्कल ट्रायंगल यूज कैसे होता है, जब आपको a प्लस बी रेज़ टू 4 निकालना है तो 1 2 3 एंड 4, दिस इज फॉर फोर्थ पावर, दीज आर द कोएफिशिएंट फॉर द फोर्थ पावर। तो कोएफिशिएंट सबसे पहले लिख लेना 1, अब प्लस का साइन है तो सारे प्लस आएंगे, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 एंड प्लस 1। अब होता क्या है इसके अंदर बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ, होता क्या है, आप किसका एक्सपेंशन कर रहे हो, a एंड b का, तो पहले टर्म का जो पावर होता है वो डिक्रीज होते जाता है। शुरुआत में सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा पहले टर्म का a रेज़ टू 4 और b का पावर रहेगा 0। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a का पावर कम हो जाएगा, b का बढ़ जाएगा। पहले टर्म में b का पावर 1 0 था, अब b का पावर 1 आ जाएगा और a का पावर 1 से कम होगा, दैट इज b। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a का पावर 1 से कम होगा और दैट इज स्क्वायर बनेगा और b का पावर 1 से बढ़ेगा, दैट इज स्क्वायर बनेगा।
अब a का पावर फिर से 1 से कम हो जाएगा, दैट इज a बनेगा, और b का पावर बढ़ेगा, दैट इज b क्यूब बनेगा। अब लास्ट टर्म में a का पावर रहेगा 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और कोएफिशिएंट आपका क्या होता है 1, सो 1 into a का पावर लिखा नहीं, b का पावर 4 पावर, तो आपको इसका एक्सपेंशन क्या मिला, a⁴ प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a² b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b⁴। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आता है तो करना क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, शुरुआत से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना है, जो पहला टर्म रहेगा उसको प्लस साइन देगा, जो बाकी के टर्म्स आएंगे वो ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब आप शुरुआत के टर्म से भी ध्यान में रख सकते हो, पहला टर्म में प्लस, दूसरा टर्म माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 1 - t² के लिए लिखना है, ठीक है, इसका काम हो चुका है, मैं इसको हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। सो पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको देखेंगे, इधर मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। सो पास्कल ट्रायंगल में मेरे पास क्या होता है, पहले है 1, फिर है 1, 1 और इन दोनों का एडिशन यहाँ पर, ठीक है। सो 1 है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1, इन दोनों का एडिशन 3, फिर इन दोनों का एडिशन 3, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर पहले में 1, इन दोनों का एडिशन 4, इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन 4, लास्ट में आएगा 1। सो दीज आर द कोएफिशिएंट। मुझे किसका एक्सपेंशन करना है, 1 - t⁴। तो सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखे हैं। अब करना क्या है, पहला जो टर्म होता है उसका पावर जो होता है वो 4th लेते हैं, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन पहला जो टर्म है वो 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, 1⁴, फिर 1⁵, 1⁵2, 1 और 1�0, है ना। तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पहला टर्म तो 1 ही बनेगा। अब 1 का साइन पॉजिटिव रहेगा और सेकंड का साइन नेगेटिव, फिर साइन आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव और फिर आएगा पॉजिटिव। अब पहला टर्म 1⁴ t² का पावर 0, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पहले का पावर बन जाएगा 1 से कम मतलब 3, और दूसरे का पावर 1 से बढ़ जाएगा मतलब t² आ जाएगा। फिर क्या होगा, t² का पावर 1 से और बढ़ेगा, दैट इज t³ होगा, मतलब t² का क्यूब दैट इज t⁻⁶ आएगा। फिर क्या होगा, t⁻⁴ दैट इज -4 टाइम्स t⁻8 मिलेगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ t² है, यहाँ पर t⁻⁴ मिलेगा, 1 से बढ़ने वाला है ना, देखो यहाँ पर t² का पावर 0, t² का पावर 1, t² का पावर 2, t² का पावर 3 दैट इज t⁻⁶, और लास्ट में 1 × t² का पावर 8। समझ में आएगी बात। चलिए, तो हम लोग ऊपर वाले का एक्सपेंशन देखो, अगर आपको ये पास्कल ट्रायंगल टफ लगता है तो सीधा सीधा बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करो। बायनोमियल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a - b होल रेज़ टू n वाला, फैक्टोरियल नोटेशन वाला है, a⁻n वगैरह वगैरह यूज करना है आपको। चलिए, तो जो भी पास्कल ट्रायंगल आसान होता है वैसे बच्चों को भी बताया जाता है स्कूल वाले, इसलिए मैं आपको बताया। चलिए, सो क्या मिलेगा, 1 - 4t² प्लस 6 टाइम्स t⁻⁴ माइनस 4 टाइम्स t⁻⁶ प्लस t⁻⁸। सो डिवाइडेड बाय है t × dt। अब t को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/t माइनस 4 टाइम्स t²/t, सब में dt आएगा, ठीक है ना, dt प्लस 6 t⁻⁴/t dt माइनस 4 टाइम्स t⁻⁶/t dt प्लस t⁻⁸/t dt, ठीक है। सो 1/t का इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod t माइनस 4, यहाँ पर बच रहा है t, सो t का इंटीग्रल आएगा t² 2 प्लस 6, यहाँ पर q बच रहा है सो t⁻⁴/4 माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पर 5 बच रहा है सो t⁻⁶/6। समझ रहे हो ना, जो t⁻⁵ बचेगा उसका इंटीग्रल मैं लिख रहा हूँ। देखो नीचे के t, इसका 1/t का इंटीग्रल आएगा log mod t² और t कैंसिल हुआ, बचा t, जो बचा हुआ t है उसका इंटीग्रल t² 2, जो बचा हुआ t³ है उसका इंटीग्रल t⁻⁴/4, जो बचा हुआ t⁻⁵ उसका इंटीग्रल t⁻⁶/6, जो बचा हुआ t⁻⁷ है उसका इंटीग्रल t⁻⁸/8, ठीक है ना। t के साथ में कैंसिल होगा, t⁻⁷ बचेगा, t⁻⁷ का इंटीग्रल होगा t⁻⁸/8 प्लस c। अभी बेटा log ऑफ, हाँ t किसकी जगह रखा था हम लोगों ने, गया भूल गया, क्या था एग्जांपल क्या था,
साइन एक्स की जगह पर टी रखा था हमने, है ना। सो टी की जगह पर साइन एक्स रख दो। सो लॉग ऑफ, एक बार इंटीग्रेशन निकल गया तो टी की जगह पर आएगा साइन एक्स माइनस ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 3 जा 2 2 जा साइन रेस टू 4x माइनस 2 2 जा 2 3 जा साइन रेस टू 6x प्लस 1/8 साइन रेस टू 8x प्लस c। ठीक है। सो क्या बचा आपके पास आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/2 2/3 4 6 8 सही। ठीक है, तो सही है आपका आंसर। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। टाइम एक बार देख लिया जाए। ओ माय गॉड टाइम खत्म आ रहा है, मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।